औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। लेक्चर शुरू करने से पहले बेटा एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, उसके बाद लेक्चर की तरफ चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाह करते हैं बेटा। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। फंक्शंस एंड लिमिट्स इस चैप्टर का नाम है। स्टार्ट करेंगे हम पहले फंक्शन से। फंक्शन किसे कहते हैं? लेबनीज एक मैथमेटिशियन गुजरा है। लेबनीज ने ये कहा कि जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो उनकी उस डिपेंडेंस को हम फंक्शन कहते हैं। जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर इन्हिसार करेगा उसको हम लोग फंक्शन कहेंगे। मिसाल के तौर पे आम जिंदगी में आप देखिए, आप लोग इन्हिसार करते हैं अपने वालिदैन की आमदन के ऊपर। अगर वालिदैन के आमदन बेहतर है तो जाहिर सी बात है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी बेहतर होगा। इसी तरह आप देखिए कि आपने डिपेंड किया वालिदैन पे। इसी तरह अगर आप देखें, जैसे अब गर्मियों में हम लोग घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं और इलेक्ट्रिकल की चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल बढ़ जाता है। यानी कि हर कोई अपनी इस्तात के मुताबिक इस मौसम से लड़ने के लिए, अगर किसी के पास एक पंखा है तो पंखा चलाएगा, एयर कूलर है तो एयर कूलर चलाएगा, किसी के पास एयर कंडीशन है तो एयर कंडीशन चलाएगा। गर्मियों में क्योंकि कपड़े भी रोज़ बदलने होते हैं तो डोंकी पंप भी ज़्यादा चलता है, उस हिसाब से वॉशिंग मशीन भी ज़्यादा चलती है। तो गर्मियों में ओवरऑल बिजली का बिल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर क्या कर रही है? इन्हिसार कर रही है। अच्छा, मिसाल के तौर पे बहुत सारे लड़के आप में से बाइक चलाते हैं। जब आप बाहर रोड पे निकलते हैं, लंबे रोड पे खासकर निकलते हैं, तो जैसे जैसे आप लोग बाइक की स्पीड बढ़ाते हैं, उसको एक्सेलरेट करते हैं, वैसे वैसे फ्यूल कंजम्पशन जो है वो बाइक की ज्यादा होती जाती है। यानी कि अगर कोई 70 मोटरसाइकिल आपको शहर के अंदर 40 किलोमीटर फी लीटर की एवरेज दे रहा है, तो जब आप उसको फाटू लगा के चलाएंगे तो वो एवरेज रिड्यूस होकर 35 से 36 पे आ जाएगी। तो एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। तो डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल क्वांटिटी ऑन एन अदर वेरिएबल क्वांटिटी मैथमेटिक्स के अंदर लेबनीज ने फर्स्ट टाइम इसे फंक्शन का नाम दिया। तो बेटा फंक्शन क्या है? डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल क्वांटिटी टू एन अदर is known as फंक्शन। इन्हिसार करें जब एक मिकदार, कोई वेरिएबल मिकदार दूसरी के ऊपर। मिसाल के तौर पे बेटे, अगर हम लोग एक स्केयर लें
ये हमारे पास स्केयर, इस स्केयर की हर एक साइड की लंबाई इक्वल होगी। मैं सपोज करता हूं कि हर साइड इसकी लेंथ में x है। अब अगर मैं एरिया ऑफ स्केयर, एरिया होता है इनक्लोज्ड रीजन, ये अंदर वाली जगह, ये जो रेड रेड से मैंने आपको दिखाई, ये वाली जगह एरिया, अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो एरिया का फार्मूला होता है रेक्टेंगल्स के अंदर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, लंबाई जब चौड़ाई, ये भी x है, ये भी x है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा xk। इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो जो a क्वांटिटी है वो डिपेंड कर रही है x क्वांटिटी पे। जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा एरिया इंक्रीज करता रहेगा। आप देखिए कि अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं तो a की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूं तो a की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगी। अगर हम x की वैल्यू 3 रख दें तो एरिया 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। जैसे जैसे x में बदलाव आता जा रहा है वैसे वैसे a के अंदर भी बदलाव आता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि a डिपेंड करता है किसके ऊपर, x के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे किसी भी स्केयर की साइड की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे उसके अंदर एरिया बढ़ता जाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर मैं यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करूं, ये हमारे पास सर्कल आ गया। सर्कल का जो ये लेंथ है सेंटर से उसके बाउंड्री तक की रेडियस कहलाती है। इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कि पाई कांस्टेंट है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी 3.1419 के बराबर होती है, शायद मैं गलत कह रहा हूं, 3.14159 की इस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। जैसे जैसे हम लोग आर बदलते जाएंगे, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है, आर में बदलाव आता जाएगा, वैसे वैसे एरिया में बदलाव आता जाएगा। रेडियस बढ़ता जाएगा किसी सर्कल का तो एरिया बढ़ता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल था, ज्योमेट्रिकली देखें ये रेडियस था, अब इस सर्कल को बढ़ा दें, बड़ा सर्कल बनाइए, इसका ये रेडियस है, और बड़ा सर्कल बना तीनों सर्कल्स को और करो। बेटा जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसके जो अंदर जगह है, एरिया जो है वो भी क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेडियस ऑफ द सर्कल के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ये तो होगी हमारी कुछ एग्जांपल्स फंक्शंस की। अब फंक्शन को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया जाता है, इसके ऊपर आप लोग चलते हैं फर्स्ट ईयर से। सेकंड चैप्टर के अंदर हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट बुनियादी तौर पे दो सेट्स ए और बी के एलिमेंट्स को ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है, जिसमें ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट में से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में से आता है। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर ऑर्डर पेयर्स का पहले पहले एलिमेंट का सेट किया जाए तो वो बेटा कहलाएगा डोमेन, और सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट लिया जाए उसे कहा जाएगा रेंज। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट ईयर में 2 मेरा ख्याल है ये 6 एक्सरसाइज थी, इसके अंदर फंक्शन पढ़ा। फंक्शन जो होता है वो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का
सबसेट होता है जो 3 प्रॉपर्टीज को पूरा करता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को पूरा करता है, अब हम उस तरफ चलते हैं। जी, फर्स्ट ईयर वाली डेफिनेशन पहले देखते हैं। f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B such that number 1 f is subset of A cross B। फंक्शन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। दूसरी बात, जो इसकी डोमेन होगी, डोमेन f इज इक्वल टू सेट A। तीसरी खासियत होती है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू ऑर्डर पेयर्स आर सेम। जो ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट है वो कोई से भी 2 ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना करे। इस सेंटेंस को थोड़ा सा हम लोग आसानी के साथ कुछ यूं समझ सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ order pairs does not repeat it। इसको यूं करते हैं। तो फंक्शन बुनियादी तौर पर फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन सेट A से सेट B के ऊपर एक ऐसा रिलेशन होता है जिसके अंदर f को कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए, इसकी डोमेन A के बराबर होनी चाहिए और ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसी डेफिनेशन को अब हम आगे लेके चलते हैं और इसको कुछ ज्योमेट्रिकल शेप से समझने की कोशिश करते हैं। बेटा देखें, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये कोई सेट A आ गया और मेरे बेटो ये हमारे पास कोई सेट B आ, ठीक हो गया। अब A और B, A के कोई एलिमेंट रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके एलिमेंट रख लेता हूं 1 2 और 3 और B के एलिमेंट मैं ले लेता हूं 4 5 और 6। अब मैं इनकी आपस में ऑर्डर पेयर्स बना और ऑर्डर पेयर्स मैं ऐसे बनाऊंगा जो इन 3 खासियत को पूरा करें। नंबर 1, ये A क्रॉस B का सबसेट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। दूसरी बात, इसकी डोमेन A या पहले सेट के बराबर आएगी। तीसरी बात, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा। देखते हैं, मैं अगर इन ऑर्डर पेयर्स को यूं ले लूं, 1 की पेयरिंग मैं 4 के साथ कर दूं, 2 की पेयरिंग 5 के साथ और 3 की पेयरिंग भी 5 के साथ कर दूं। ठीक हो गया। अब अगर मैं ऑर्डर पेयर्स को लिखूंगा तो बेटा ये क्या बनेंगे, 1 4 एक पेयर, जी बेटा 2 5 अगला पेयर, 3 5 उससे अगला। अच्छा, अब इसको डिटेल से देखिए आप लोग। पहली बात, f को कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता है A और B का, A के एलिमेंट्स की तादाद 3 है, B के एलिमेंट्स की तादाद भी 3 है, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 9 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। मैंने 9 ऑर्डर पेयर्स में से कितने ऑर्डर पेयर्स उठाए हैं, 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये F जो है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। अब अगर मैं डोमेन देखूं,
डोमेन कहते हैं इसके पहले पहले एलिमेंट का अगर सेट बनाया जाए, डोमेन 1 2 3, ये डोमेन है। मेरे बेटो डोमेन देखो तो ए सेट के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। तो फिर बेटा क्या हुआ, सेकंड प्रॉपर्टी भी पूरी होगी। अब चलेगा तीसरे, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या ऑर्डर पेयर का कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हुआ है? नहीं हुआ जी, इस प्रॉपर्टी पूरी। तो मेरा बेटा क्या क्या बोला हमने कि ये जो f है ये a क्रॉस a से b पर क्या होगा, फिर फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। इसके अंदर आप एक चीज गौर कीजिए, A और B सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस आ रही है। क्या आ रही है, मेरे साथ बोलिए जरा एक बार, क्या आ रही है? बड़ा अहम नुकता है ये डेफिनेशन समझने के लिए, गौर से इसको सोचो जरा। मैंने क्या बोला कि जो फंक्शन है उसके जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनके A और B सेट के जो एलिमेंट हैं उनके अंदर क्या आ रही है, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस आ रही है। यानी कि A सेट के एक एलिमेंट के लिए B सेट का भी सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है। अब देखें, जैसे 1 के लिए 4 आ गया था, फिर 2 के लिए 5 आ गया था, और 3 के लिए भी 5 आ गया। तो A सेट के एक एलिमेंट के लिए B सेट में से भी एक ही एलिमेंट आया है। अगर A सेट के एक एलिमेंट के लिए B सेट में से 2 एलिमेंट आ जाते, या 3 एलिमेंट आ जाते, या 4 एलिमेंट आ जाते, तो ये कभी भी फंक्शन ना होता। कैसे, इस एग्जांपल को देखिए। देखिए बेटा, इसको यूं करके देखिए। अब मैं ये भी A और B सेट देता हूं, ये A सेट है, ये B सेट है, 1 2 3 4 5 6। मैंने पहले क्या बोला था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे फंक्शन को समझने के लिए। मैंने क्या बोला था कि दो सेट्स का इस तरह का ताल्लुक कायम होगा जिसमें पहले सेट के एक एलिमेंट के लिए दूसरे सेट का भी एक ही एलिमेंट आएगा। इधर से एक एलिमेंट है तो दूसरे सेट में से भी एक ही आएगा। इस सेट के एक एलिमेंट के लिए पहले सेट के एक एलिमेंट के लिए दूसरे सेट में से एक एलिमेंट आएगा। अगर पहले सेट के एक एलिमेंट के लिए दूसरे सेट में से 2 एलिमेंट आ जाते हैं, फंक्शन नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा, देखिए, गौर कीजिए। अगर मैं 1 की पेयरिंग 4 के साथ भी बना दूं, 1 की पेयरिंग 5 के साथ भी बना दूं, तो जो मेरे पास ऑर्डर पेयर हमारे पास बन के आएंगे वो ये आएंगे 1 4 1 5, जो कि फंक्शन की डेफिनेशन की थर्ड प्रॉपर्टी को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ऑर्डर पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट किसी भी सूरत में रिपीट नहीं करना चाहिए। लेकिन इस तरह क्या होगा जब ये ऑर्डर पेयर आप बनाएंगे, जब A सेट के एक एलिमेंट के लिए B सेट के 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट आ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट रिपीट कर गया। अगर ऑर्डर पेयर्स का पहला एलिमेंट बेटा रिपीट कर जाए तो वो फंक्शन नहीं होता। यही खासियत इसकी फिर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन मान ली गई। तो अब हम इस नतीजे पे पहुंचे कि फंक्शन बुनियादी तौर पे 2 सेट्स का आपस में एक ऐसा ताल्लुक है, एक ऐसी कॉरेस्पॉन्डेंस है, ये एक ऐसा रूल है, ये एक ऐसा कानून है जिसमें पहले सेट के एक एलिमेंट के लिए दूसरे सेट में से भी एक ही एलिमेंट आएगा। 2 सेट्स की आपस में अगर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाए तो उस
वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस को मैथमेटिक्स की जुबान के अंदर फंक्शन कहा जाता है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। मैं इसके साथ में आपको नोट्स भी आपको दे दूंगा और आपकी बुक के ऊपर भी ये डेफिनेशन मिल जाएगी आपको। जाहिर है कुछ डेफिनेशन जब भी याद करें तो कोशिश किया करें आप लोग कि आप लोग वही डेफिनेशन लिखें जो बुक के ऊपर दी गई है। लेकिन अगर मैं भूल जाऊं तो आपने गुस्सा नहीं करना, लेकिन आपने पेपर में नंबर लेने के लिए वही डेफिनेशन लिखनी है जो बुक के अंदर दी गई है। तो हम इन सारे की बात भूल जाते हैं, तो इसके लिए मालूम पेशगी मालूम आपसे करता हूं। फंक्शन from set x to set y is a rule that assigns each element of x belongs to set x has a unique element y belongs to set y। फंक्शन है क्या? फ्रॉम सेट x टू सेट y, सेट x से सेट y पर क्या है? इज अ रूल, ये एक रूल है, कानून है, ज़ाब्ता है, उसूल है जिसकी आप और मैं नफी नहीं कर सकते। ठीक है, क्या उसूल? दैट असाइंस, जो मुख्तस है, ईच एलिमेंट, यहां पे each element of small x belongs to capital X set has a unique element y belongs to capital set x के किसी हर एक एलिमेंट स्मॉल x के लिए सेट y का यूनिक एलिमेंट आएगा, तन्हा यक्ता अकेला, यानी कि सेट x के एक एलिमेंट के लिए सेट y का भी एक ही एलिमेंट आएगा। तो इस रिलेशन को हम लोग मैथ की जुबान के अंदर क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। अब मिसाल के तौर पे आप इसकी ज्योमेट्री देखिएगा, ये हमारे पास सेट x है और ये सेट y है। सेट x का कोई एलिमेंट, एवरी एलिमेंट सपोज कर लेते हैं स्मॉल x है और इसका स्मॉल, तो इसके एक एलिमेंट के लिए इसका भी एक एलिमेंट होना चाहिए। सादा जुबान में याद रखिए कि इफ टू सेट्स establish one-to-one correspondence, अगर दो सेट्स की आपस में क्या हो जाए बेटा, वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस एस्टैब्लिश हो जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे फंक्शन। तो ये बात आप अपनी हद तक रखिए, याद करने की हद तक, लेकिन डेफिनेशन यही याद करिए कि फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y इज अ रूल दैट असाइन दैट ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू कैपिटल X, a unique element y belongs to capital Y। जो पहला सेट होगा वही फर्स्ट ईयर में वापस जाएंगे। ऑर्डर पेयर्स का जो पहला एलिमेंट होता है उसका जो सेट होता है वो कहलाता है नहीं। यहां पर जो सेट x के एलिमेंट होंगे कार्ड में एंड सेट y के जो एलिमेंट होंगे वो कहलाएंगे कोड में या रेंज। अब ये मैंने दो चीजें मुख्तलिफ बोली, फर्स्ट ईयर में आपने रेंज पढ़ा, अब मैंने बोला कोड में और रेंज। बसा औकात एक ही चीज होती है, बसा औकात इनके अंदर फर्क होता है। जो कोड में होती है वो सेकंड सेट होता है उसके एलिमेंट, और उस सेकंड सेट में से
इस्तेमाल ही कर रहे होते हैं, हम ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट बना रहे होते हैं, उसको हम लोग रेंज कहते हैं। यानी कि रेंज अमूमन कोड में का सबसेट होती है। अगर डोमेन जो रेंज है उसके एलिमेंट्स कम हों और कोड डोमेन के ज्यादा हो, तो इसका मतलब है जो रेंज है वो कोड डोमेन का सबसेट है प्रॉपर, और अगर बराबर हो जाए तो प्रॉपर सबसेट। खैर ये जुबानी आपको समझ नहीं आएगा, मैं इसको ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि डोमेन क्या है, कोड डोमेन क्या है, रेंज क्या है। अब हम तीन कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलने जा रहे हैं। पहले हमने पढ़ा फंक्शन, फंक्शन को अब हम थोड़ा सा समझ गए हैं, ज्यादा इसके बारे में ब्रीफली नहीं है। फंक्शन को क्या समझे हम लोग कि फंक्शन बुनियादी तौर पे दो सेट्स का इस तरह का ताल्लुक है जिसमें पहले सेट के एक एलिमेंट के लिए दूसरे सेट का भी एक एलिमेंट आता है। अब ये मैं थोड़ा सा कैमरा देखने गया था, टाइम पता नहीं ज्यादा ना हो गया। और अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि हमारे पास डोमेन क्या है, कोड डोमेन क्या है, रेंज क्या है। अब देखें बेटा, ये हमारे पास सेट एक्स आ गया, ये आ गया सेट वाई। सेट एक्स के एलिमेंट है 1 2 और 3, इसके एलिमेंट है 4 5 और 6। ठीक हो गया। अब इनके आपस में हम रिलेशंस लेते हैं, ऑर्डर पेयर्स बनाते हैं, और रिलेशन इस तरह लेना है ये कि पहले सेट के एक एलिमेंट के लिए दूसरे सेट का एक एलिमेंट है। मैंने क्या बोला, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। क्या आए, बोलिए मेरे साथ जरा, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। बेटा क्या है, दिमाग में बिठाइए इस बात को, क्या है, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, यानी कि पहले सेट के एक एलिमेंट के लिए दूसरे सेट का भी एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट है। तो ये एस्टैब्लिश करते हैं 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, 1 की 4 के साथ, 2 की 5 के साथ, 3 की 5 के साथ। ठीक है, ये फंक्शन होगा। इसमें इस सेट के एक एलिमेंट के लिए इसका भी एक ही एलिमेंट है, इसका एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि ये सेट एक्स से सेट वाई का क्या एस्टैब्लिश हो गया, जो रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ उसे हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। अब इसमें ये जो सेट एक्स है, सेट एक्स 1 2 3, ये सेट कहलाता है डोमेन। जो सेट वाई है 4 5 6, ये कहलाएगा कोड में। और जो एलिमेंट कोड में इस्तेमाल हुए जिनकी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस पहले सेट के एलिमेंट्स के साथ बनी है, दैट कॉल्ड रेंज। रेंज इज 4 and 5। आप देखें कि जो रेंज है वो कोड डोमेन का सबसेट है। कई दफा ये बराबर भी हो जाते हैं, कोड डोमेन और रेंज कैसे बराबर हो जाते हैं, अभी देख, बहुत आसान है। अब यहां पे मैं फिर एस्टैब्लिश करता हूं इनकी रिलेशनशिप, सेट एक्स और सेट वाई 1 2 3 4 5 और 6। अब इनकी मैं 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस यूं एस्टैब्लिश करता हूं कि 1 की पेयरिंग 4 के साथ, 2 की 5 के साथ, 3 की 6 के साथ। तो मेरा बेटा आप लोग एक चीज यहां पे गौर कर रहे होंगे कि 1 4 2 5 3 6 ये पे, तो डोमेन को लिखिए 1 2 3। अब मैं मुझे लिखनी है कोड में, सीडी में कोड में बना 4 5 and 6, और जितने कोड में से एलिमेंट इस्तेमाल हो जाए वो रेंज होते हैं। अगर मैं रेंज लिखूं तो 4 5 और 6। अब आप देखें कि कोड में और रेंज क्या हो गए, सेम हो, इक्वल सेट हो। अगर दो सेट आपस में इक्वल हो जाए तो वो एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट है। तो एक बात ध्यान में रखिए, दिमाग में बिठाइए कि
जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट है, और वो सबसेट प्रॉपर भी हो सकता है और वो सबसेट इम्प्रॉपर भी हो सकता है। तो ये हमारा था डोमेन और रेंज का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं। अब इस लेक्चर को आगे लेके बढ़ते हैं। नोटेशन ऑफ फंक्शन क्या है? एक मैथमेटिशियन गुजरा है, मुझे स्विस मैथमेटिशियन था, शायद मुझे कंफर्म नहीं है, उलर ने ये जो दो सेट्स थे इनका जो आपस में रिलेशन बन रहा है, जिसमें पहले सेट के एक एलिमेंट के लिए दूसरे सेट का भी एक एलिमेंट आए, इस सेट के इस सेंटेंस के लिए एक इक्वेशन क्रिएट की। उसने इसको कुछ यूं लिखा, नोटेशन ऑफ फंक्शन। ये मारूजी जरूर याद रखिएगा, उलर था पहला मैथमेटिशियन जिसने इसकी नोटेशन इस्तेमाल की। If y depends on x such that y has single value for single value of x, then we say that y is function of x। पढ़ना शुरू करो, सारी चीजें थोड़ी इकट्ठी होती जा रही है, यानी कि पहले चीजें स्पेशलाइज हुई हैं, अब जनरलाइज हो रही है दोबारा से। देखिए कि y डिपेंड करता है x के ऊपर, जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि फंक्शन डिपेंडेंस होता है एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के ऊपर, और फिर उसको सेट्स लाइन करेगा। आइए कि y इस तरह x पर डिपेंड करता है कि y की एक वैल्यू आती है, x की एक वैल्यू, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस उसके अंदर एस्टैब्लिश होती है। तो फिर हम लोग क्या कहते हैं कि y फंक्शन है किसका, x, रिटन x, और इसको उसने लिखा भी y इक्वल f इंटू x। अब इसको लिखा इंटू क्या, y इक्वल f इंटू x, लेकिन इंटू पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा जाता है फंक्शन ऑफ x। f इंटू x नहीं रीड करते, पढ़िए मेरे साथ एक बार बेटा, क्या नहीं रीड करते, f इंटू x नहीं रीड करते, क्या रीड करते हैं, फंक्शन ऑफ x रीड करते, रीड x, और इसको पढ़ा जाएगा y is function of x। इसको और ये उलर मैथमेटिशियन था जिसने सबसे पहले इसकी नोटेशन यूज की। अच्छा, फंक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि आप स्मॉल f इस्तेमाल करें, कैपिटल F भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि f यूज कर लें, g कर लें, w कर लें, a कर लें, b कर लें, c कर लें, जो मजाजे आप। तो जैसा आपका जी चाहे आप इसको वैसा कर सकते हैं। तो यानी कि अगर कोई बच्चा आप में से फंक्शन को यूं लिख देता है, y इज इक्वल टू ऐसे f ऑफ x, या y इज इक्वल टू कैपिटल F, या y इज इक्वल टू स्मॉल g ऑफ x यूज कर लेता है, या y इज इक्वल टू कैपिटल G ऑफ x यूज कर लेता है, या कोई बच्चा स्मॉल h ऑफ x यूज कर लेता है या कैपिटल H ऑफ x यूज कर लेता है। तो कोई मजाक कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप लिख लें, जैसा आपका जी चाहे। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं, इसको लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब बुनियादी तौर पे अब यहां तक हम लोग जो समराइज किया हमने चीजों को, पहले चले डिपेंडेंस के बाद हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पर पहुंच गए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम एक रिलेशन पे पहुंच गए, उस रिलेशन को हमने फंक्शन कहा, उसको सिंपलीफाई
डिफाइन किया कि दो सेट्स का आपस में इस तरह का ताल्लुक बन जाए जिसमें पहले सेट के एक एलिमेंट के लिए दूसरे सेट का भी एक एलिमेंट आता है, उसमें पहले सेट वाले एलिमेंट्स को डोमेन कहा जाता है और दूसरे सेट वाले एलिमेंट्स को कोडोमेन कहा जाता है, और उसमें से जो पेयर्स के अंदर यूज हो रहे होते हैं उनको रेंज बोला जाता है। उसके बाद हमने देखा कि इसको मैथमेटिकली नोटेशन में कैसे लिखा गया। इसका बुनियादी तौर पे आइडिया ये है मैथ के अंदर कि आपके पास कोई भी कंप्यूटिंग मशीन है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मशीन है, कैलकुलेटर टाइप है, इसका जो इनपुट है वो x और इसके नतीजे में जो आउटपुट है वो y है, या उसको उन्होंने कहा था कि कैसे लिख दो f of x। तो एक ऐसी चीज जिसके अंदर कुछ इनपुट डाला जाए, एक इनपुट डाला जाए और उसके नतीजे में एक ही आउटपुट निकले, तो उसको क्या बोला जाएगा? फंक्शन बोला। अगर हमारे पास x वेरिएबल और y वेरिएबल दोनों रियल नंबर्स हो जाएं तो इसको रियल वैल्यूड फंक्शन कहा जाता है। मैंने रिपीट कीजिए मेरे साथ, रियल वैल्यूड क्या फंक्शन होते हैं कि इफ x क्या होते हैं, चलिए बोल देंगे ना, इतने गुस्से वाली क्या बात है? इफ x and y, if x and y, if x and y are real numbers, then function is called real valued function। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होगा बेटे? चलो मेरे बच्चों, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है कि इफ x and y are real numbers then function, जी बेटे, function is called real valued फंक्शन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसके बाद अब हमने लिखा कैसे है इस फंक्शन को, आप लोग कैसे लड़के जो हैं वो शादी का फंक्शन समझ रहे हैं और लड़कियां रोमांटिक का फंक्शन समझ रही हैं, मैथ का फंक्शन भी होता है, तो वो हमें ये पढ़ना है कि मैथ का फंक्शन वैसा फंक्शन नहीं होता जैसा फंक्शन आपके ذहन में था कि थोड़ा हल्ला होगा, ऐसा नाच करना होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें निरी वैसे है, निरी मुसीबतें हैं। तो खैर मजा लीजिए इसका, जब आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो उस वक्त आप उसके निकलने के लिए दुआ तो कर सकते हैं और आप उससे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एंजॉय तो कर सकते हैं, एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। y is equal to f of x है, इसमें जो x है हमारे पास, ये कई महीने मेरी बात पे हंस रहे हैं तो उन्हें पता है कि सर किस तरह में बात कर रहे हैं। y is equal to f of x में x इसका आप इसके लिए x के कुछ नाम हैं। नंबर 1, इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको क्या बोला जाता है जी साथियों, क्या बोला जाएगा इसे? ऊंची आवाज में बोलो मेरे बच्चों, मोनो गूंज पै जाए, इतनी आवाज में बोलो, क्या बोलोगे? बैठे बैठे घर में जाकर मम्मा आने का है बस ठीक है और वो रोना बेशक शुरू कर दे टुटे बाद में, तो वो ऐसे भी आपकी एक बोल रही क्या कहेंगे? एक्सिस कार्ड क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट है। दूसरे नंबर इसको प्री इमेजरी बोला जाता है। ठीक है जी, इसको क्या बोला जाता है? प्री इमेज। इसकी जो वैल्यूज हैं वो आपको पता है, वो डोमेन वैल्यूज। y को क्या कहा जाएगा? y इसका नंबर 1, इसको कहते हैं इमेज ऑफ x अंडर f, ये भी बोला जाता है। नंबर 2, वैल्यू ऑफ f एट x, इसे फंक्शन की वैल्यू बोला जाता है, इसके ऊपर x की। तीसरे नंबर पे डिपेंडेंट वेरिएबल, इसे क्या कहा जाएगा जी बच्चा? क्या बोला जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाएगा। और चौथे नंबर पे आप जानते हैं किसकी वैल्यू, इसको रेंज।
के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, रेंज कहा जाता है। तो जो x है इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल या p इमेज बोला जाता है। ये ना मनुष्य के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, या तो आप लोगों ने नहीं करनी, लेकिन मेरा कहना तो फर्ज है ना, मैं बाज आता हूँ ना आप बाज आते हैं, दोनों अपनी जिंदगी हैं पकड़े ऐसे। तो y को क्या बोला जाएगा, यूज ऑफ x अंडर f, क्या बोला जाएगा उसके, वैल्यू ऑफ f एट x डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अल्लाह करीम जिंदगी रखे इंशाअल्लाह ताला, कल इस मुलाकात को आगे बढ़ाएंगे, मिलते रहेंगे एक दूसरे से। थोड़ी थोड़ी उदासी तो हुई है, और मेरा ख्याल है कि अब आप काम करेंगे तो आपकी उदासी भी दूर हो जाएगी, और हम भी काम करेंगे तो हमारी उदासी भी दूर होनी चाहिए। बेगम से झटके खा खा के बस हो गई है, वो भी बेचारी तंग है, ये सास की तरह घर में हल्की हल्की सी बकवास करता रहता है, तो क्या किया जाए। तेरी नजर है मेरा दिल है, क्या किया जाए, जुनून के मुकाबले है, क्या किया।